हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल मैगज़ोन पर। तो जैसा कि आपने यहाँ पर थंबनेल से देख लिया होगा कि आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, तो काफ़ी बार मेरे पास ये चीज़ कॉल्स भी आती हैं लोगों की और मुझसे लोग पूछते भी हैं कि सर अगर हमें बीटेक करने के बाद या एमटेक करने के बाद टीचिंग एज अ करियर सेलेक्ट करना हो तो उसमें हम लोग कैसे कर सकते हैं। कुछ डाउट्स उन लोगों के मन में होते हैं, कुछ चीज़ें जो वो मुझसे रेपिटेडली पूछा करते हैं, तो मुझे लगा कि इसके विषय में हमें एक वीडियो ही बनाना चाहिए जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो देखिए यहाँ पर बात करते हैं अगर कि बीटेक करने के बाद या एमटेक करने के बाद कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं दोज हु वांट टू परस्यू टीचिंग एज अ करियर। तो अगर आपको टीचिंग एज अ करियर परस्यू करना है तो कुछ चीज़ें आपके दिमाग में बहुत क्लियर होनी चाहिए, कुछ बातें आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि वाकई में आप टीचर बनना चाहते हैं, क्या आप में वो पैशन है, या आप किसी मजबूरी के तहत या आप किसी सिचुएशन में मजबूर होकर ऐसा कदम उठा रहे हैं। तो एक ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो ज़बरदस्ती किसी से ना करवाया जा सकता है और ना ही ज़बरदस्ती करना चाहिए। अगर आपका वाकई में इंटरेस्ट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं चीज़ों को करने के लिए, लोगों को पढ़ाने के लिए, लोगों को समझा पाने के लिए आपके पास इंटरेस्ट है, कैपेबिलिटी है, तभी आप इस फील्ड में उतरें। नहीं तो आप इस फील्ड में अगर उतर भी गए तो बहुत ही ज़्यादा डिजास्टर आपके साथ हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको अपना यही माइंड मेकअप करना है कि अगर आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट आता है, लोगों को एक्सप्लेन करने में इंटरेस्ट आता है, तो आप इस फील्ड में ज़रूर उतरें। ऑलराइट, या आपको हायर एजुकेशन की या करंट एजुकेशनल सिनेरियो की अगर जो इस समय स्टेट है उसको सुधारना है, अगर आपके दिल में एक जज्बा है कि हाँ हम अपने एजुकेशन सिस्टम को कुछ सुधार सकते हैं और आप में कुछ ऐसे आपके पास आइडियाज़ हैं, कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिसकी मदद से आप इस चेंज को ला सकते हो, देन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस फील्ड। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर हमें टीचिंग में जाना है, तो यहाँ पर कई सारी कैटेगरीज हैं जिसमें हम अपनी इस टीचिंग वाली फील्ड को कैटेगराइज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ आप बीटेक आपने किया हुआ है, ठीक है, बैचलर्स डिग्री आपके पास है, किसी भी ब्रांच में हो, इट डजेंट मैटर। तो यहाँ पर आपके पास कई सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप चाहो तो प्राइमरी टीचिंग की तरफ जा सकते हो, आप चाहो तो 9th एंड क्लास 10th वाली टीचिंग में जा सकते हो, आप चाहो तो 11th एंड 12th में जा सकते हो, आप चाहो तो आईआईटी जेई एंड नीट की कैटेगरी में जा सकते हो, या आप चाहो तो उससे और ऊपर अगर आपको बढ़ना है तो आपका आ जाएगा गेट, इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड डिफरेंट एग्जामिनेशंस। तो यहाँ पर आपको ये भी चीज डिसाइड करना पड़ेगा कि भाई हमें कौन सी कैटेगरी को पढ़ाना है। अब मान लीजिए मैं कंफर्टेबल हूं क्लास 9th एंड 10th को पढ़ाने में, लेकिन मैं जबरदस्ती 11th एंड 12th में इसलिए घुस रहा हूं क्योंकि वहां पर ऑडियंस ज्यादा है। तो नो डाउट यहाँ पर मेरा परफॉर्मेंस उतना अच्छा रहेगा भी नहीं और मुझे उतना अच्छा लोगों से रिस्पॉन्स भी नहीं मिलने वाला है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है कि हमें कौन से लेवल पर पढ़ाना है, उसका माइंड मेकअप कर लें। क्योंकि अगर वो चीज आप माइंड मेकअप कर लेंगे तो उसके हिसाब से मेंटली आप ट्रेंड हो जाएंगे, आप अपने रिसोर्सेज को फाइंड करेंगे, चीजों को कलेक्ट करेंगे और तब आप पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और अगर मान लीजिए आपको 9th या 10th पढ़ाने में, या मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर लेवल को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती, तो चीज़ों को स्टार्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, चीज़ों को मैनेज करने में भी आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होने वाली है। अब मान लीजिए मैं सिर्फ 9th और 10th को ही पढ़ा पाता हूँ, लेकिन मुझसे कह दिया आप आईआईटी जेईई या नीट की फिजिक्स को पढ़ाइए, तो उसके लिए मुझे पहले आईआईटी जेईई और नीट की फिजिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी बच्चों के डाउट्स होते हैं, उसको हैंडल करना पड़ सकता है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बच्चों को क्लियरली चीज़ें एक्सप्लेन होनी चाहिए। ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग मटेरियल है उससे और आपके मटेरियल में क्या एक एक्स्ट्रा एक एज मिल रहा है बच्चों को, ये सारी बातें यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। और जैसा कि आपको पता है कि लॉकडाउन के चलते हुए ज़्यादातर चीज़ें जो भी हैं वो सब ऑनलाइन ही चल रही हैं, पढ़ाई भी सब ऑनलाइन है। तो इस समय एजुकेशन की फील्ड में भी काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सबके पास मोबाइल होता है, सबके पास इंटरनेट होता है। तो यहाँ पर अपनी वीडियो को शूट करके नेट पर डालना या यूट्यूब पर अपलोड करना बहुत बड़ा कोई टास्क नहीं रह गया। तो एवरीबडी is available on the internet and everybody is teaching right now.
भले ही उन्हें इंटरेस्ट हो टीचिंग में या ना हो, एक पैसे की लालसा कह लीजिए या एक पैसा कमाने की चाह कह लीजिए यूट्यूब से या ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म से, उन्हें इस बात पर मजबूर कर रही है कि वो आए और अपना एजुकेशनल फील्ड में भी हाथ आजमा सकें। लेकिन मैं आप लोगों को रेकमेंड ये करूंगा कि ऐसा बिल्कुल भी मत करिए अनटिल एंड अनलेस आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इस चीज़ के लिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। फिर बात करते हैं कि हमें क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं, क्या क्या रिसोर्सेज हमें चाहिए होते हैं। देखिए, अगर डिफ़िकल्टीज़ की बात करें तो इनिशियली क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने 11th और 12th की फिजिक्स पढ़ाना या कोई भी एक सब्जेक्ट पढ़ाना स्टार्ट किया, तो इनिशियली चीज़ें बड़ी अजीब सी लगती हैं यार, क्योंकि एकदम से याद नहीं आता है। क्लास 11th और 12th का पढ़ा हुआ आपको एकदम से याद नहीं आएगा, भले ही आप तैयारी करके जाएंगे। तो वहाँ पर थोड़ा सा आप सेल्फ प्रैक्टिस करके जाइए इन फ्रंट ऑफ द मिरर, या एक नॉर्मल रूम में आप एक बोर्ड पर पढ़ा कर देख लीजिए, चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये बहुत थोड़ी सी और बहुत माइनर सी चीज़ें हैं जो बहुत ईजिली ओवरकम की जा सकती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं रिसोर्सेज की, आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग कंसल्टेंसी का भी काम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, मैं कंसल्टेंसी का भी इसमें काम बहुत जल्दी स्टार्ट करूंगा। उसमें हम लोग डिजिटल क्लासरूम का सेटअप मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ कैसे किया जा सकता है, क्या इक्विपमेंट्स हम परचेज करें, क्या चीज़ें अननेसेसरी हैं जो हमें बाय नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ों को मैं अपनी कंसल्टेंसी वाली सर्विसेज में रखने वाला हूँ। मतलब इस पर भी प्लानिंग चल रहा है और बहुत जल्दी मैं इसको स्टार्ट भी करने वाला हूँ। तो अगर आप चाहें तो आप मुझसे भी कंसल्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे तमाम वीडियोस पढ़ें, आप वो देख सकते हो। अच्छा, इसके अलावा कुछ एक और मुझसे जो पूछा जाती है डाउट जो है, सर जैसे हमारे कुछ एस्टैब्लिश्ड प्लेटफॉर्म्स हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोटा की कोचिंग्स हो गई या कानपुर की कोचिंग्स हो गई या दिल्ली की कोचिंग्स हो गई, अगर मैं उसमें पढ़ाने चला जाऊँ क्लास 11th या 12th के लिए या IIT-JEE या नीट लेवल के लिए, वो अच्छा रहेगा। या मान लीजिए मैं किसी एक प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर लूँ, जैसे आपको पता है ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, अनअकैडमी इज़ देयर, वेदांतु इज़ देयर, बायजूस इज़ देयर। मतलब बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, सबके पास अपने बहुत अच्छे अच्छे एजुकेटर्स हैं, बहुत क्वालिफाइड लोग भी हैं, और आप लोगों ने इनके लेक्चर्स देखे भी होंगे। सब चीज़ें आपके आंखों के सामने, इसमें कोई कुछ चीज़ छुपा नहीं है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर बेटर ऑप्शन हमारे लिए रहेगा? देखिए, नो डाउट अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ते हैं, अगर आप एक अच्छे ब्रांड के साथ जुड़ते हैं तो वहां पर आपके लिए बहुत सारे एडवांटेजेस तो होंगे, क्योंकि आपको शोकेस किया जाएगा पूरे ऑल इंडिया लेवल पर। एक कोचिंग मान लीजिए, जैसे हम बात करें आकाश इंस्टीट्यूट की या एलन की, इसका ऑल इंडिया में नाम है। तो अगर आप वहां पर पढ़ाते हैं तो आपका ऑल इंडिया पे नाम जाएगा, और अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, अगर आप अच्छा परफॉर्म करें तो आपके पास बहुत डिफरेंट डिफरेंट और अच्छे इंस्टीट्यूशन से भी ऑफर आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सस्टेन कर पाना इतनी ज़्यादा आसान बात नहीं होती। ऑलमोस्ट 10-10, 12-12 घंटे आपको खड़े होकर पढ़ाना पड़ता है। तो कई लोग अगर फिजिकली उतना नहीं हैंडल कर पाते हैं तो वहाँ पर उन्हें दिक्कत आती है। उसके अलावा अगर, और पैसा नो डाउट यहाँ पर अच्छा मिलता है, नो डाउट पैसा अच्छा ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि जब हम लोग मास्टर्स में था तो रेजोनेंस आई थी हमारे यहाँ रिक्रूटमेंट के लिए, तो उन्होंने 40,000 देवर पेइंग, नो आई थिंक 35,000 वो पे कर रहे थे ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। और ट्रेनिंग में जैसे फिजिक्स के लिए मेरा एक फ्रेंड सेलेक्ट हुआ था, तो उससे HC वर्मा एंड इरोडोव सॉल्व करवाई जाती थी, और क्लास में ही मतलब वो लोग सॉल्व करवाते थे, अपने ही लेक्चर नोट्स देते थे, टीचर्स को उन्हें पढ़ना रहता था, और टीचर्स का भी एग्जामिनेशन होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंगली आपको बैचेस अलॉट किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं, क्योंकि वहाँ पर वो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। दे डू नॉट कॉम्प्रोमाइज़ विद द क्वालिटी किसी भी लेवल पर, क्योंकि वही वहाँ पर जो बच्चे हैं वो पूरे ऑल ओवर इंडिया से आ रहे हैं और उनका नाम इतना इस्टेब्लिश्ड है, तो सीधी सी बात है कोई भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। भले ही आपके पास बहुत कोई तगड़ी डिग्री ना हो, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, आपके पास टीचिंग स्किल्स अच्छे हैं, आप प्रेजेंटेशन अच्छी दे सकते हैं, लोगों को समझा अच्छे से सकते हैं, उनके डाउट्स को हैंडल कर सकते हैं, तो नो डाउट आपके लिए यहाँ पर बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अनअकैडमी, वेदांतु, बायजूस एंड इससे रिलेटेड जो भी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं उस पर हम कैसे जा सकते हैं। देखिए, वेदांतु, बायजू और अनअकैडमी तीनों ही जो प्लेटफॉर्म्स हैं, इसमें रिक्रूटमेंट भी होता है एजुकेटर्स का। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली क्या प्रोसेस है अभी मुझे इस पे थोड़ा सा रिसर्च करना बाकी है। हालांकि मुझे रफली पता तो है अनअकैडमी में, क्योंकि मैंने खुद भी काम किया हुआ है, तो मुझे उसका तो पता है, लेकिन वेदांतु एंड बायजूस का मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो
तो इस पे भी हम लोग एक वीडियो बनाएंगे कि जो लोग बीटेक के बाद मान लीजिए आगे बढ़ना चाहते हैं टीचिंग करियर के लिए, तो हाउ दे कैन ज्वाइन वेदांतु और दे कैन ज्वाइन मेड इजी, और कोई भी एक बड़ा प्लेटफॉर्म जो वो ज्वाइन करना चाहते हो वो ज्वाइन कर सकते हैं। इस पे हम लोग बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है कि सर मेरे पास जैसे अगर बात करें तो टीचिंग में दो चीजें मैटर करती हैं, एक होता है आपकी नॉलेज और दूसरी होती है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स। कई बार ऐसा होता है या मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो सकता है कि भाई किसी पर्टिकुलर टीचर को एक उसका कोई सेक्शन स्ट्रांग है, दूसरा सेक्शन उसका उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है या उतना ज्यादा वो अच्छा उसमें नहीं पढ़ा सकते। ये बिल्कुल मतलब बहुत जेन्युइन सी बात है। अब मेरी बात करें भाई, कुछ पोर्शंस मेरे मुझे लगता है कि मैं अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, कुछ नहीं पढ़ा सकता, इसमें कोई छुपाने या शर्म की बात नहीं है। तो सबसे पहले आपको तो एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। आप उस चीज को एक्सेप्ट करें कि हाँ भाई ये हम अच्छे से नहीं पढ़ा सकते। तो अगर हम ये अच्छे से नहीं पढ़ा सकते तो हम उस पर थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, वर्कआउट कर लेंगे, थोड़ी उस पर मेहनत करेंगे, ठीक है, तो हमें थोड़ा सा नॉलेज तो बढ़ेगा ही उस चीज का। तो यहाँ पर किसी चीज की नॉलेज होना और किसी चीज को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाना, दोनों ही बहुत ही डिफरेंट एस्पेक्ट होते हैं। आपने आईआईटीज के प्रोफेसर एनपीटेल पे देखा होगा, लेट प्रोफेसर एसके सोम जो प्रोफेसर सोम जो थे, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स जो पढ़ाते थे, स्पेशली थर्मल सेक्शन, उनके पढ़ाने का तरीका भी बेहतरीन था और उनके कंटेंट में भी बहुत दम था। हालांकि मैंने उनके खुद भी लेक्चर्स देखे हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोचिंग, कोई भी इंस्टीट्यूशन उनके नॉलेज के लेवल तक मैच कर पाएगा, क्योंकि वो शायद डबल पीएचडी थे, अगर मैंने सुना है उनके बारे में, बहुत नॉलेजेबल थे। आई थिंक लास्ट ईयर उनका निधन हो गया था। तो यहाँ पर अगर आपको नॉलेज उस पर्टिकुलर टॉपिक की नहीं है लेकिन आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत धाकड़ है, बहुत धांसू प्रेजेंटेशन स्किल्स हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला हो सकता है कि डाउट में पड़ जाए कि अरे ठीक नहीं सर तो सही पढ़ा रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप भाई अगर आप किसी चीज को पढ़ा रहे हैं, कई बार मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बिना पढ़ाए, मतलब बिना एक बार रिवीजन किए, क्योंकि टाइम मेरे पास कम रहता है, मैं डायरेक्ट कोई टॉपिक स्टार्ट कर देता हूँ, तो कई सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो मुझे याद नहीं रहते हैं। तो इससे बेटर मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ाने से पहले थोड़ा उस पर 1 घंटा होमवर्क आप कर लिया करिए, ठीक है। ये मेरे लिए भी लागू होता है, ठीक है, ये हर किसी एजुकेटर के लिए लागू होता है। थोड़ा सा वर्कआउट आपको भी करना है, क्योंकि मैं डेली नहीं पढ़ा पाता, तो जो व्यक्ति डेली पढ़ा रहा है उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सारी चीजें फ्रेश रहती हैं। लेकिन अगर हम बात करें मेरी तरह, जैसे थोड़ा टाइम बाद में अगर पढ़ाता हूँ, लेक्चर्स ले पाता हूँ, तो हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा होमवर्क करना पड़ेगा। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स पर भी आप लोगों को काफी ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मैं आपको पर्सनली बताऊं, एक पर्सनल एक्सपीरियंस अपना, मैं एक कॉलेज में गया था इंटरव्यू देने के लिए, हंडिया पॉलिटेक्निक, आपने शायद सुना होगा। तो हंडिया पॉलिटेक्निक यही इलाहाबाद में ही है, वहां पर मैं गया हुआ था और जितने भी लोग आए थे, आई थिंक 24 लोग थे उस समय, और मैं ही मास्टर्स था, बाकी सब जितने थे या तो वो डिप्लोमा थे या तो वो बीटेक थे। मोस्ट ऑफ देम वर बीटेक, फ्यूवर ऑफ देम डिप्लोमा भी थे। तो वहां पर मेरे मतलब जो हम लोग का इंटरव्यू हो रहा था, मेरे साथ 3 लोग को और बैठाया गया था, 3 लोग का इंटरव्यू साथ में हो रहा था और वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे। तो जिस कॉन्फिडेंस से आई थिंक मैं चीज़ों को बता पा रहा था, नॉट जस्ट बिकॉज कि आई एम फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इंग्लिश बैकग्राउंड से हैं तो आप बहुत 30 मार्क खाओगे, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। बाकी के लोगों को भी नॉलेज थी, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन, वे ऑफ स्पीकिंग, ये जो बात होती है ना, ये एक बहुत मैटर करता है। तो वहां पर उन टीचर्स ने पर्सनली मुझसे बोला कि आपके प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं एंड हम लोग जरूर आपको लेंगे। एंड टचवुड फिर अगले 3 दिन बाद मेरे पास कॉल आ गया था कि आप ज्वाइन कर लीजिएगा, लेकिन तभी मेरा पीएचडी में भी हो गया था, तो आई प्रेफर्ड पीएचडी ओवर हंडिया पॉलिटेक्निक। तो इसलिए मैंने हंडिया वाला जो ऑप्शन था वो छोड़ दिया था, क्योंकि वहां पर वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे था, 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट था, उसके बाद मे और मे नॉट बी एक्सटेंड वाला केस होता। तो मैंने कहा भाई क्यों ना हम एक सेफ जोन में रहें, पीएचडी के लिए हम एटलीस्ट 4 इयर्स तो सिक्योर हो ही जाते हैं। 4 इयर्स तक तो मतलब मिनिमम 3.5-4 साल तो लग जाता है करते करते। तो ये चीज फिर मैंने उस पॉइंट ऑफ टाइम पे टीचिंग को प्रेफर ना करके पीएचडी को प्रेफर किया। तो यहाँ पर ये भी डाउट हो सकता है लोगों को कि भाई हम पीएचडी पे जाएं फिर टीचिंग में आए, या अगर हम पीएचडी ना भी करें और टीचिंग में आ जाए। देखिए ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आपको किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में ही टीचिंग करनी है, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में टीचिंग करनी है, देन आई रेकमेंड यू कि आप पीएचडी कर डालिए, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट पीएचडी आफ्टर बीटेक कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेकिन एमटेक के बाद कई बार ऐसा होता है कि लोग गैप ले लेते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि हम जॉब करें या फिर से प्रिपरेशन करें। तो
यहाँ पर उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आपको टीचिंग में ही जाना है देन कुछ भी मत सोचिए, डायरेक्ट आप पीएचडी ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा आपका गैप नहीं होना चाहिए। 1 साल तक का गैप ठीक है, लेकिन 2 साल का थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जितना जल्दी जल्दी चीज़ें निपटती हैं यहाँ पर उतना ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, तो कोशिश आप लोग ये करें कि पीएचडी जो है वो एज सून एज पॉसिबल ज्वाइन कर ले। लेकिन अगर आपका इंजीनियरिंग कॉलेजेस में पढ़ाने का कोई प्लान नहीं है, लाइक रेप्यूटेड कोचिंग्स में है या बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ अगर आपको पढ़ाना है, तो उसके लिए आप मास्टर्स भी अगर हैं तो बहुत आराम से आपका काम चल जाएगा। सिर्फ बैचलर्स के दम पर थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके पास नॉलेज है, देन आप कहीं भी स्टैंड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपको इंजीनियरिंग कॉलेजेस में अगर टीचिंग करनी है तो ये रेकमेंडेड है कि आप पीएचडी जरूर करें, क्योंकि पीएचडी करने के बाद ही आप एलिजिबल हो पाएंगे कि आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा सकें। हालांकि पहले की बात करें, आज से 4 या 5 साल पहले की, तो एमटेक के बेसिस पर जॉब मिल जाया करती थी, लेकिन फिर जब नियम आया कि भाई पीएचडी करनी ही पड़ेगी, जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है वहां से सर्कुलर जारी हो चुका है कि 2021 से कंपलसरी हो जाएगा कि आप पीएचडी होने ही चाहिए। तो विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट आप डेफिनेटली जाओ और पीएचडी जरूर करो। इसके अलावा अगर आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हैं इन चीज़ों से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आई विल बी ओपन टू ऑल योर क्वेश्चंस एंड एक पॉजिटिविटी अपने अंदर मेंटेन करके रखिए। अभी बहुत कुछ बिगड़ा नहीं है, स्पेशली मैं उन लोग के लिए बोल रहा हूँ जिनका 4-5 साल का गैप हो चुका है। ठीक है, लेकिन अगर आपको टीचिंग में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, हो सकता है मैं ही आपको कोई अच्छी एक अपॉर्चुनिटी का रास्ता दिखा सकूं या प्रोवाइड करवा सकूं। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी अगर आपके डाउट हो इससे रिलेटेड वीडियो के तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे पर्सनली कॉल भी करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।